चलिए करें इस क्लास स्टार्ट। अच्छा, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा हमारे पास में हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, ठीक है। उसमें किसी को कुछ पूछना है? चलिए, अब हमारे पास में क्या है, 5 हेड्स ऑफ इनकम के अंदर हमारी 5 हेड की इनकम आ जाती है और उसके बाद में हमारे पास क्या होता है, डिडक्शंस होती हैं। डिडक्शंस वो अमाउंट होता है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स एंड इट इज सब्जेक्ट टू कंडीशन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पर्संस। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा, अब आगे हम नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे अपने पास में, हाउ टू कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, हाउ टू कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी की जब मैं बात करता हूँ ना, तो मैं बात करता हूँ एक लेमैन की। मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या कहा था कि हम लोग सब्जेक्ट का डेमो क्लासेस के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो मैं लेमैन के हिसाब से बात करता हूँ, एक इंडिविजुअल की बात करता हूँ। मैं बात नहीं करूँगा आपसे कंपनी एसएससी की, कंपनी की, ना ही मैं आज आपसे बात करूंगा कि एक टर्नओवर जब एक्सीड कर जाती है तो उसके ऊपर कितना सरचार्ज होता है। वो हम कंप्यूटेशन ऑफ कंपनी के अंदर, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ कंपनी के अंदर देखेंगे। आज तो हम बात करेंगे एक लेमैन की, एक नॉर्मल पर्सन की, जिसको हम और आप कहते हैं, जिसकी की 5 हेड्स की इनकम होती है, ठीक है जी। तो हम बात कर रहे हैं एक पर्सन की, और पर्सन की अगर हम बात करें तो पर्सन को हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। और ये पर्सन कौन है? ये इंडिविजुअल है। ये पर्सन इंडिविजुअल है। मैं और आप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कंपनी एसएससी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है जी। किसी भी लोकल अथॉरिटी या आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन की बात नहीं कर रहा हूं। पर्सन के बहुत सारे रूप होते हैं, वो सीखेंगे आने वाली क्लासेस में। और आज तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। तो इंडिविजुअल को ना हम पर्सन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हमारे पास में सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन। एक होते हैं हमारे पास में वेरी सीनियर सिटीजन, और एक होते हैं बेटा अदर्स। सीनियर सिटीजन में क्या लगता है कौन आते होंगे? बोलो, कोशिश करो। 60 और बिलो नहीं, उसमें भी रेंज दिया 60 और बिलो, ये सीनियर सिटीजन में आते हैं। 60 और अबव, 60 और अबव, अबव क्या नहीं, हाँ 60 to 80, 60 to 80 इज द राइट आंसर, ठीक है जी। तो हम क्या कहते हैं, पर्सन हैविंग एज ऑफ 60 years or above but below 80 years, ठीक है ना, 80 साल से कम। अच्छा, अगर वो 80 years का हो गया तब कहाँ जाएगा सर? वो वेरी सीनियर सिटीजन बन जाएगा, हैविंग एज ऑफ 80 years और मोर, ठीक है ना। और अगर मैं कहता हूं अदर्स की बात करता हूं तो ये कौन है? बिलो 60 years, जैसे कि मैं और आप, ठीक है ना। तो हमारे पास में ये पर्सन जो है, ये पर्सन इस तरीके से कैटेगराइज किए गए हैं 3 कैटेगरी में। ओके, इज इट क्लियर टू यू? सर हमने तो टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, आप हमारे को पर्सन को अलग अलग डिफाइन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेटा हमारे को पर्सन की टैक्स लायबिलिटी निकालनी है एज पर स्लैब रेट। सर ये स्लैब रेट क्या होती है? देखो बेटा समझो मेरी बात, स्पेशल रेट और स्लैब रेट 2 तरह के रेट्स होते हैं मेरे पास। टैक्स जो लगता है ना,
वो स्पेशल रेट और स्लैब रेट दो तरीके से लगता है। स्पेशल रेट क्या होती है? स्पेशल रेट कुछ ऐसी इनकम्स के ऊपर होते हैं जो कि स्पेशल होती हैं, कैटेगराइज की गई हैं। जैसे कि कैपिटल गेन हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। कैपिटल गेन में अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा ना तो 20% का टैक्स लगेगा, फ्लैट 20% स्पेशल रेट से। अच्छा, अगर हमारे पास में कोई कैजुअल इनकम होगी, लाइक कौन बनेगा करोड़पति से मैं इनकम अर्न करके आया हूं, तो फ्लैट 30% टैक्स लगेगा उसके ऊपर। यानी कि आपने कुछ भी कमाया हो, चाहे 5,000 जीते हो, चाहे 50,000 जीते हो, चाहे 500 करोड़ जीत के आओ वहां से, आपका फ्लैट 30% टैक्स लगेगा। तो ये फ्लैट रेट से। अब फ्लैट रेट का टैक्स इंपोज करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपको कैपिटल गेन हुआ और उसके ऊपर 20% टैक्स देना है। लेट्स से मैं आपसे ये कहता हूं कि 1 करोड़ का आपका कैपिटल गेन हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या होता है ये चैप्टर के अंदर देखेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका हुआ 1 करोड़ रुपए का, तो उसका मतलब क्या है कि आपके हाथ में कितने आएंगे टैक्स काटने के बाद में? सर सिर्फ 80 लाख रुपीस, क्योंकि 20% फ्लैट 20% यू हैव टू डिपॉजिट योर टैक्स। तो ये तो नॉर्मल सी बात होगी, 20 लाख रुपीस आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 20% के हिसाब से। और अगर आप कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ जीत के आए हैं तो आपके हाथ में कितने आएंगे? सर 70 लाख, फ्लैट 30% वहीं कट जाएगा। तो ये चीजें होती हैं, तो ये तो बहुत आसान है। फ्लैट रेट जो है, बात आती है यहाँ पे जहां पे हम बात करते हैं प्रोविजंस की, बात वहां आती है जहां पे हम बात करते हैं स्लैब रेट्स। ये स्लैब रेट क्या होती है? तुमने कभी देखे हैं अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखा? इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखा? उसमें क्या लिखा हुआ होता है? कैसे उन्होंने जो चार्ज लगाया हुआ होता है यूनिट्स के हिसाब से। बिल्कुल सही कह रही है बच्ची, कह रही है, कहती है सर मैंने देखा है वहां पे लिखा हुआ होता है कि अप टू 100 यूनिट्स अगर आप कंज्यूम करते हैं तो रेट ये लगेगा, अगर आप 100 यूनिट से 200 यूनिट्स करते हैं तो रेट ये लगेगा, अलग अलग रेट। तो सबसे पहले तो आपने वो यूनिट्स कंज्यूम की होंगी ना जो कि फर्स्ट स्लैब में होंगी, फर्स्ट ब्रैकेट में होंगी। पहले आप क्या 250 यूनिट्स कंज्यूम करके बैठे होंगे? नहीं, पहले आप 50 यूनिट्स कंज्यूम किए होंगे। तो अप टू 50 यूनिट्स कुछ और बिल, अप टू 100 यूनिट्स कुछ और रेट। तो इस तरीके से हम बढ़ाते हुए चलते हैं। अब ऐसे ही हमारे इनकम टैक्स के अंदर भी होता है, स्लैब रेट किस तरीके से लगाए जाते हैं। तो आप टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना सीखेंगे। सबसे पहले क्या है हमारे पास में? अप टू 3 लाख। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सीनियर सिटीजन की बात कर रहा हूँ। कोई सीनियर सिटीजन अगर 3 लाख रुपए तक कमाता है तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, निल। अगर वो कमाता है 3 लाख 1 to 5 lakhs तो उसके ऊपर टैक्स लगता है सर 5%। टैक्स लगता है। अगर कोई कमाता है 5 लाख 1 to 10 lakhs तो उसके ऊपर 20% टैक्स लगता है। अगर कोई कमाता है अबव 10 lakhs तो उसके ऊपर टैक्स कितना लगता है? 30%। ठीक है जी। ऐसे ही वेरी सीनियर सिटीजन होते हैं, इनको बोला जाता है अप टू 5 लाख निल, यानी कि नो टैक्स। ओके, 5 लाख 1 टू, आइए 5 लाख 1 to 10 lakhs 20% और 10 लाख above 30%। ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं अदर्स की तो अप टू 2,50,000
कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2,50,000 ₹1 से 5 लाख तक सर 5% टैक्स लगेगा। 5 लाख ₹1 से 10 लाख तक सर 20% टैक्स लगेगा। और अबव 10 लाख 30% टैक्स लगेगा। ठीक है जी, तो ये हमारे स्लैब रेट है। अब सर इसको किस तरीके से टैक्स लायबिलिटी हम कंप्यूट करेंगे? मान लीजिए एक सीनियर सिटीजन है हमारे पास में, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, आ जाओ जी। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फॉर एन एग्जांपल हमारे पास में है मिस्टर एक्स। ही अर्न्स, अच्छा मिस्टर एक्स की एज तो मैं बताना ही भूल गया, तो मिस्टर एक्स है 77 ईयर्स के। तो ये किस कैटेगरी में आएंगे सर? सीनियर सिटीजन में आएंगे। वेरी सीनियर सिटीजन में कब आएंगे? जब ये सर 80 ईयर्स के हो जाएंगे। तो 77 ईयर्स के मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने अर्न किया ₹15 lakhs in the year 2022-23 में। कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी। For the year 23-24। अरे सर ये क्या लिख दिया आपने? 22-23 में इनकम अर्न की है और 23-24 में वो टैक्स की लायबिलिटी उनकी पता करनी। हाँ ऐसा ही होता है। जैसे आपके पास में होता है, जैसे आपके पास में होता है ना कि आपका एक बिल आता है। मान लीजिए आपके पास एक पोस्ट पेड कनेक्शन है, टेलीफोन कनेक्शन है पोस्ट पेड। आप पूरा महीना उसको यूटिलाइज करते हैं और नेक्स्ट मंथ की 15 या 10th तक आपको प्रीवियस मंथ का बिल पे करना होता है। ऐसे ही हमारी इनकम टैक्स अथॉरिटी भी कहती है कि आप कमाओ, पूरा साल कमाओ और टैक्स पे करना कौन से ईयर में? नेक्स्ट ईयर। सर जिस ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं उस ईयर को हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं लिखवाऊंगा क्योंकि ये मैंने वर्ड यूज किए, ये मैंने यहाँ पे लिखा तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम लिखेंगे। तो ईयर इन विच वी आर अर्निंग सम इनकम इज नोन एज प्रीवियस ईयर। आवाज नहीं आ रही मुझे? प्रीवियस ईयर। एंड ईयर इन विच वी हैव पेड अवर टैक्स लायबिलिटी or we are liable to pay tax is known as assessment year। कौन सा ईयर? असेसमेंट ईयर। ठीक है जी, याद रहेंगे दोनों टर्म्स। इनको हम बाद में भी, लेकिन बाद में जब मैं लिखवा रहा हूं ना तो आप मेरे से, मैं आपसे पूछूंगा हाँ जी मैंने कभी बताया था आपको? आप कहेंगे हाँ सर हमें मालूम है क्योंकि मैंने अभी आपको बताया। तो एक ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं, नेक्स्ट ईयर में पे करते हैं। सर नेक्स्ट पूरा ईयर थोड़ी ना मिलता है हमारे को। जैसे नेक्स्ट मंथ मिलता है ना टैक्स पे कर, जैसे नेक्स्ट मंथ मिलता है ना हमारे को बिल पे करने के लिए, पूरा मंथ नहीं मिलता, सिर्फ 10 महीने मिलते हैं। ऐसे ही हमारे पास में हमारे को ड्यू डेट दी जाती है। अब ये ऑडिट पर्सन के लिए कुछ और होती है, नॉन ऑडिट पर्सन के लिए कुछ और होती है। लाइक मैं नॉन ऑडिट पर्सन की बात करता हूं जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं होने। अब फर्दर दिमाग में ये आता है कि सब कब ऑडिट होने होते हैं। एक पर्सन की जब कोई ऑब्लिगेशन होती है टैक्स ऑडिट करवाने की, एक टर्नओवर से एक्सीड करने के बाद या फिर उसके ऊपर किसी स्पेशल सेक्शन के लगने की वजह से, जब उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट कराने होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से, तो उसकी ड्यू डेट कुछ और होती है अपना टैक्स पे करने की और जनरल पर्सन की कुछ और होती है। लाइक मैं ये जनरल पर्सन की बात करता हूं, ऑडिट वाले की बात ही नहीं करता।
तो ये भाई साहब अपना टैक्स कब पे करेंगे? इन्होंने 1/4/2022 से 31 मार्च 2023 तक की जितनी भी इनकम अर्न की होगी ना, उसका ये टैक्स पे करेंगे। अगर ये लेमैन है 1/4/2023 से लेकर के 31 जुलाई 2023 तक। अब मैं ये कहूंगा ये डेट भी जनरल डेट है, ये डेट जनरल डेट है। सर क्या कोई एक्सटेंडेड पीरियड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जैसे भी कोरोना के अंदर हमारी जो डेट थी वो एक्सटेंड हो गई थी पिछले साल 31 दिसंबर तक चली गई थी, और अब की बारी बोल दिया है निर्मला सीतारमण जी ने कि एक भी दिन नहीं बढ़ाऊंगी। तो ये हर साल जो है हमारे ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है टैक्स जो हमसे लेती है, इसके जो ड्यू डेट है ना टैक्स, जब तक हमें पे करना है वो अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक्सटेंड भी कर सकती है। तो ये ड्यू डेट है किसी जनरल पर्सन की, पूरा साल नहीं मिला। लेकिन अगर हम एक्सेप्शन में चले जाएं, असेसमेंट प्रोसीजर जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि बिलेटेड रिटर्न भी फाइल की जा सकती है। जैसे आप बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलते हो, बिलेटेड रिटर्न कब तक फाइल की जाती है? तब मैं आप लोगों को बताऊंगा सर 31 मार्च 2024 तक बिलेटेड रिटर्न फाइल की जा सकती है, पेनल्टी वगैरह के साथ, जैसे आपके स्कूल कॉलेजेस में होता है। तो हर चीज की ना एक्सेप्शन हम लोग करेंगे, समय आएगा हम करेंगे, सीखेंगे, लेकिन धीरे धीरे। याद करो नर्सरी में जब तुम गए थे या बहुत प्ले स्कूल में गए थे, या जब भी तुमने ABCD बनाना सीखा, क्या तुमने ए ऐसे बनाना सीखा था? बताओ मुझे, क्या तुमने ए ऐसे बनाना सीखा था? कैसे सीखा था मालूम है? ऐसे नहीं बनाना सीखा था, मैडम की याददाश्त कमजोर है। उससे पहले आपको ना, नहीं डॉट डॉट भी नहीं मैडम, फिर आपकी भी याददाश्त कमजोर है। ए ऐसे बनाना नहीं सीखा था हमने, हाथ पकड़ के भी नहीं, उससे भी पहले एक और चीज सीखी थी हमने। हाँ, लाइन बनानी सीखी थी। हमें बताया गया था स्लांट लाइन बनेगी, इधर को एक, इधर को, और एक स्लीपिंग लाइन बनेगी, और बाद में टीचर ने सिखाया था कि ज्वाइन हो जाएगा तो ए बनेगा। तो बेटा हम ना इनकम टैक्स की ना वही स्लांटिंग लाइंस बनाना सीख रहे हैं। समझ में आ रही है? तो हमारे को बहुत बेस से शुरू करना है, भागना नहीं है। और अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। अल्प ज्ञान समझते हो? थोड़ा ज्ञान। तो कहीं और से कुछ आपने पढ़ा हो, उसको मेरे सामने बोलोगे तो मैं रेक्टिफाई करूंगा, लेकिन ऐसा मत समझ लेना कि वही रूल है, क्योंकि हर चीज की एक्सेप्शन आपको यहाँ पे पढ़ते हुए मिलेगी। ठीक है, चलो आ जाओ। क्योंकि ऐसा होता है जनरली, बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो उसके बाद कभी कभी वो उत्सुकतावश और भी चीजें पढ़ने लग जाते हैं। अच्छी बात है, आओ जी आओ। बातें नहीं करनी दीदी, बातें नहीं करनी। जो पूछना है मुझसे पूछो। हाँ जी, तो सर ये सीनियर सिटीजन है, इनके ऊपर कौन सा स्लैब रेट लग जाएगा? 3 लाख वाला। हम ना आंसर को तमीज से लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स, यहां पे बता देंगे सीनियर सिटीजन, फॉर द असेसमेंट ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। ठीक सर, ये तो आ गई हमारी हेडिंग। चलो सर, अब इन्होंने कितना कमाया था? 15 लाख इन्होंने कमाया। ठीक है सर, 15 लाख के ऊपर ये टैक्स लायबिलिटी देंगे हमारे पास में। इनकी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे हम। कॉलम बनाएंगे बेटा पर्टिकुलर्स, रेट और अमाउंट। ठीक है बेटा। और ये देखो दिवाकर सर ने एक बहुत गलत बात की है, AMT लिख दिया है। AMT नहीं लिखना, हमें प्रॉपर अमाउंट लिखना है। ठीक है जी, इस चीज के भी नंबर डिडक्ट हो जाते हैं। तो पर्टिकुलर्स क्या कहते हैं? अप टू 3 लाख नील। तो अमाउंट ऑफ टैक्स कितना हो गया सर? नील। और
3,01,000 to 5 लाख। अब देखो यहाँ पे टैक्स कैसे लगने वाला है, इधर ध्यान दो। इन्होंने ना ये 15 लाख रुपए कमाए, ये पहले 3 लाख के टुकड़े के ऊपर कोई टैक्स नहीं। नेक्स्ट 2 लाख पे, 2 लाख कैसे, 3 लाख 1 रुपए से 5 लाख तक कितना होता है, 2 लाख होता है ना, कितना परसेंट टैक्स लग जाएगा सर, 5%। तो कितना हो गया, 2 लाख रुपीस का। नेक्स्ट टैक्स ब्रैकेट कितने का, कोई आपसे पूछे सीनियर सिटीजन का नेक्स्ट टैक्स ब्रैकेट कितने का है, तो आप कहेंगे सर ₹2 लाख। अगर आपसे कहे अदर्स का टैक्स ब्रैकेट कितने का है, ऊपर देख के बताना जरा। सेकंड टैक्स ब्रैकेट अदर्स में कितने रुपए का है, 2.5 लाख, 2,50,000। देखो 2,50,000 1 to 5 lakh, the difference between these two amount is 2,50,000. so what's the tax bracket for others? अगर कोई आपसे एमसीक्यू में पूछ लेता है या आपसे कोई जनरल पर्सन पूछ लेता है, अभी देखना तुम लोगों के जो कजन्स होंगे ना, वो तुमसे जो इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे होंगे वो पंगे लिया करेंगे, तो उनके पंगों में फंसना नहीं है, उनको बताना है कि हाँ वी हैव नॉलेज। ठीक है, अच्छा जी। तो ये हमारे टैक्स ब्रैकेट्स होते हैं। तो यहां से यहां तक क्या है, जनरली दुनिया तुमसे पूछा करेगी यार कल बजट आया है, जरा बताना इसके बारे में। तो हमें प्रिपेयर रहना है उन चीजों के लिए, करेंगे धीरे धीरे करेंगे सब। नेक्स्ट टैक्स ब्रैकेट कितने का है सर, 5 लाख 1 से लेकर के 10 लाख। नेक्स्ट टैक्स ब्रैकेट कितने का है बताइए मुझे जल्दी से सर, 5 लाख रुपीस का। 5 लाख का कितना हमारे पास में टैक्स रेट क्या है बताइए, क्या याद किया आपने, 20%, बिल्कुल सही। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 20%, कितना, 5 लाख के टैक्स ब्रैकेट पे। अच्छा, अब ये मिस्टर एक्स कहां तक पहुंचे थे सर, 10 लाख अबव था, तो 10 लाख 1 रुपीज से ये कहां तक पहुंचे थे सर, 15 लाख तक। तो इनका नेक्स्ट टैक्स ब्रैकेट कितने का है, 5 लाख का है। और उसका रेट कितना है सर, 30%। याद हो गया, चलो जी। अब हम देखते हैं, मेरे को मेरी हेल्प करो जरा, मेरे को कैलकुलेशन नहीं करनी। तो 2 लाख का 5% कितना हुआ, 10,000। अच्छा जी। और 5 लाख का 20% 1 लाख, और फिर 5 लाख का 30% 1,50,000। तो इनका टैक्स कितना हो गया जल्दी बता दो सर, 2,60,000 है ना, ठीक बोल रहा हूं मैं, 2,60,000 हो गया टोटल करके नेट अमाउंट। अच्छा, ये इनका टैक्स है बिफोर सेस। इसका मतलब इनको, अगर इन्होंने 15 लाख रुपए की इनकम अर्न की है तो इनको 2,60,000 अपना टैक्स देना पड़ेगा, और ये टैक्स इनका बिफोर सेस है। सर सेस क्या होता है, सेस होता है टैक्स ऑन टैक्स। सर टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगेगा, हाँ लगेगा। सोचो मैं तुमसे एक बात कहता हूं, तुमने जोमेटो के अंदर एक चीज देखी है, जब तुम डिलीवरी मंगाते हो वो तुम्हारा फाइनल बिल देते हैं और वहां पे एक बात बोलते हैं, कहते हैं ₹2 आप डोनेट करेंगे क्या फीडिंग इंडिया को। तो हमारा ना मन के अंदर इमोशंस आ जाती हैं, ठीक है यार मैं तो इतना सारा खाना मंगा रहा हूं, मैंने 1,000 रुपए का खाना मंगाया है, अगर फीडिंग इंडिया के अंदर मैं 2 रुपए डोनेट कर भी देता हूं तो क्या चला जाएगा। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कह रही है जब आप 2,60,000 का टैक्स पे करने को तैयार हो तो क्यों ना आप 4%, कितना, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कौन सा सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे कर दीजिए। तो मैं क्या करूंगा, 2,60,000 का 4% निकाल लूंगा, कितना है, ये पक्का पक्का है, मतलब कि ऑप्शनल नहीं है। आपने ये सोचा होगा ना फीडिंग इंडिया के अंदर तो वो क्या होता है, ऑप्शनल होता है, वो हम गंदी बच्ची ये 2 रुपए मार लेती है मुझे, ठीक है ना। तो ये कंपलसरी है बेटा। कितना हो गया अमाउंट, कैलकुलेट करके बताओ। ये मेरे ख्याल में 4% आना चाहिए, नहीं बताओगे, 10,400 चेक कर लो।
तो हम आपसे क्या कह रहे हैं, ये ऐड कर देते हैं और ये हमारे पास हो जाता है 2,70,400। सर दोनों अमाउंट में ये इसकी नेट टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। अब क्या डिफरेंस है सर दोनों अमाउंट में? देखो ये जो 2,60,000 है ना, इसकी डेवलपमेंट ऑफ नेशन के अंदर क्या खर्चा किया जाएगा हमें नहीं मालूम। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके रोड्स बनवाएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स कुछ भी बनवाएगी, कुछ भी काम करेगी, कहीं पे भी लेगी, हमें नहीं पता। लेकिन ये 10,400 जो है ना, ये सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पे ही खर्च किया जाएगा। तो सेस क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स। और सेस की स्पेसिफिकेशन क्या होती है, स्पेशलाइजेशन क्या होती है कि जिस काम के लिए वो लिया गया है ना, उसके अलावा कहीं और खर्च नहीं किया जा सकता। यानी कि सर ये 2,60,000 जनरल पर्पस के लिए है और ये जो 10,400 है वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर के लिए ही है। ठीक है, ओके, ठीक है सर। तो ये इनकी नेट टैक्स लायबिलिटी आ गई। अच्छा, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं ना इसको कुछ नाम दे दूं। ये जो 3 लाख रुपए है, सर क्या नाम देना चाहते हो? ये देखो, ये तुम्हारे को दिखाई दे रहा है, ये 3 लाख, ये 5 लाख और ये 2.5 लाख। इनको ना मैं कुछ नाम देना चाह रहा हूं। चलो इसको पहले लिख लेते हैं। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। पहले तो ये है क्या? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम which is not chargeable to tax, which is not chargeable to tax, and it is rupees 2,50,000 in case of others, rupees 3 lakhs in case of senior citizen, और rupees 5 lakhs in case of very senior citizen। ठीक है बेटा, इसको हमने एक नाम दे दिया। सर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या हर एक केस में मिलेगी? नहीं मिलेगी, कैजुअल इनकम के केस में। एक लाइन लिख लेते हैं एक्सेप्शन की, बट अबव बेसिक एग्जम्पशन लिमिट is not allowed in case of special incomes। स्पेशल इनकम कौन सी? कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम कौन सी होती है? which may or may not arise। ठीक है जी, which may or may not arise। ठीक है जी, गला सबका ही खराब हो गया, थोड़ा थोड़ा मौसम बदल गया, ध्यान रखो, ठंडा पानी और गोलगप्पों को अवॉइड करो।
अच्छा जी, ये बात समझ में आई? किसी को पूछने का है इसमें कि मैंने क्या बताया है यहाँ पे? बेसिक एग्जामिशन लिमिट इज व्हाट? इट इज द पार्ट ऑफ आवर इनकम विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है जी, ओके। अच्छा ठीक है सर, एक सेकेंड देखते हैं कोई चैट वगैरह। कोई नहीं। हाँ जी, इधर देखो। ठीक है जी, अब मेरे को एक क्वेश्चन तुम करके दिखाओगे प्लीज? ठीक है, देखो मैं प्लीज कह रहा हूं। देखो लिखते हैं जी, मिस्टर एक्स 27 ईयर्स के, अर्न्स ₹7 lakhs during year 22-23 and he was eligible to claim deduction under section 80D up to ₹20,000. Compute his tax liability. सर जी आप तो बड़े गंदे हो, आपने अपना क्वेश्चन तो बहुत आसान सा लिया था, हमारे में डिडक्शन भी डाल दिया, तो क्या हो गया? ग्रॉस टोटल इनकम। अब आप किस इनकम के ऊपर टैक्स कंप्यूट करोगे? 7 लाख पे या 6,80,000 पे? 7 लाख पे नहीं, 6,80,000। देखो लास्ट क्लास में मैंने याद करो, मैंने बताया था हमारे पास डिडक्शंस होती हैं 80C से 80U तक, इनकम टैक्स के डिस्काउंट्स होते हैं, मैंने ऐसा सिखाया था कि वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपने कुछ सर्टेन कंडीशंस पूरी की हैं, और यहाँ तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ही इज एलिजिबल, तो इसका मतलब उसने कुछ सर्टेन कंडीशन जो है वो फुलफिल की होंगी। तो क्या बोलता है जी रूल कि अगर आपने कुछ सर्टेन कंडीशन फुलफिल की हैं 80 की, सेक्शन 80 की डिडक्शंस की, तो आपको क्या है, डिडक्शन आपको टैक्स पे करना पड़ेगा रिमेनिंग अमाउंट पे। तो हमारे पास में यहाँ पे, चलो मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। यहाँ पे हम पहले तो आंसर की वही हेडिंग डालेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ, और फिर हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम इनकी कितनी थी सर? 7 लाख। और इनको डिडक्शन कितनी मिलेगी अंडर सेक्शन 80D? क्वेश्चन में लिखा हुआ 20,000। तो अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स मतलब कि टैक्स लाइबिलिटी किस अमाउंट पे निकालनी है हमारे को? 6,80,000। इसके ऊपर टैक्स निकालना है। अब निकाल के बताओ। ऊपर हेडिंग लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, नेट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स। कौन सी कैटेगरी में? ये अदर्स की कैटेगरी में, फॉर असेसमेंट ईयर (23, 24) करो।
एक बार वो रेट तो दिखा दो। अच्छा मैं लेट आई थी, ओके ओके। ये रेट देख लो आप। अप टू 2,50,000 मिल, यानी कि नो टैक्स। फिर 2,50,000 1 to 5 lakhs 5%। कितने अमाउंट पे? 2,50,000 पे। तो ये हो गया 12,500 है ना। और फिर 5,01,000 से कहां तक? 6,80,000 तक। कितना अमाउंट हो गया ये? 1,80,000। इसका 20%। कितना हो गया 180 का? 36,000। तो इसका टैक्स बिफोर सेस कितना हो गया? 48,500 है ना। और इसके ऊपर 4% सरचार्ज लगाएगी, ओ सरचार्ज कह रहा हूं, सेस लगाएंगे। $48,500 का 4% कितना हो गया? 1940 50,440। पहले वाले में कितना था? ये आ गई इनकी नेट टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है जी, हो गया। तो सर हमारे को टैक्स लायबिलिटी निकालनी आ गई और एक ओवरव्यू हमारे को मिल गया कि इस तरीके से हम निकालते हैं। इसमें और भी चीजें होती, उसके लिए हमारे को पूरी असेसमेंट पढ़नी पड़ेगी। ठीक, चलिए अब हमने ना ये सीखा था, आगे चलते हैं। हमने ये सीखा था कि हमारे पास में क्या है, 5 हेड्स की इनकम। क्या क्या सीखा था हमने? इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है ना, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो हमारे पास एक ना चैप्टर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बहुत ही आसान चैप्टर है। इस चैप्टर को मैं आप लोगों के साथ शुरू करना चाहता हूं। ठीक है जी, हम टर्मिनोलॉजीज वगैरह और जो रेजिडेंशियल स्टेटस है उसको आगे चल के करेंगे, लेकिन एक बेसिक सा चैप्टर है जिसमें कि आपको थोड़ी सी ना इस सब्जेक्ट के साथ में ट्यूनिंग बनेगी कि वो क्या है। और मैंने आप लोगों को ना एक बात बताई थी, ये हमारे 5 मेन चैप्टर्स हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये वाला है, बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो सबसे आसान चैप्टर ये है, सबसे मुश्किल नहीं कहूंगा
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है पीजीबीपी। ठीक, तो ये 5 हेड की हमारी जो इनकम है, हमें टैक्स लायबिलिटी तो कंप्यूट करनी आ गई। अब पूरे टाइम हमारे को आने वाले टाइम में क्या करना है, हमारे को इनकम्स कंप्यूट करनी है कि कौन सी ऐसी इनकम्स हैं जो इन हेड्स में आएंगी, किस तरीके से कंप्यूट की जाएगी। तो सबसे पहले है हमारे पास में क्या, मैं शुरू करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाँ, ये चैप्टर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और क्या है यहाँ पे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर है हमारा। अब ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, ये मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था। एनी रेंट रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ एनी बिल्डिंग फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल पर्पस इज नोन एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसके अंदर की किसी लैंड के टुकड़े से जुड़ा हुआ रेंट या फिर लेटिंग ऑफ रूफ राइट भी हमारा क्या नाम है, इंक्लूड होता है। ये मैंने बात बताई थी आपको। अब सर हमारी बेसिकली क्या है, इनकम रेंटल इनकम है यहाँ पे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैंने आपको कोई रेंटल हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दी है और उससे जुड़े हुए मैं कुछ एक्सपेंडिचर कर रहा हूं, तो ये मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सिंपल है ना, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बट इट इज माई रिसीट ओनली। मेरी इनकम का पार्ट कब बनेगा, जब एक्सपेंस ऑन हाउस प्रॉपर्टीज मैं इसमें से डिडक्ट कर दूंगा। सिंपल है ना। तो अब हमारे को पढ़ना क्या है कि हमारा रेंट क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, और हमारे एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं हाउस प्रॉपर्टी। और देखो यहां पे आपको किस तरीके से फॉर्मेट बनाना है, एक फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है जी, हमारे पास में हम बोलेंगे क्या, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब क्या होगा सर, रेंट। ठीक है, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा म्युनिसिपल टैक्सेस। सुनो, पहले सुनो, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, पहले सुनो ध्यान से। मैं चाहता हूं कि आप इतने ध्यान से सुने और सीखें चीजों को कि बाद में आप खुद कर सकें। उसके लिए सुनना ध्यान से जरूरी है, लिखने का मैं टाइम दूंगा। सॉरी, हाँ जी, म्युनिसिपल टैक्सेस एक तरीके का खर्चा है, आप इस चीज को मानते हैं। मैंने आपको ना रेंट पे हाउस प्रॉपर्टी दी और उस हाउस प्रॉपर्टी के लिए म्युनिसिपैलिटी को, यहाँ की म्युनिसिपैलिटी को कुछ टैक्सेस पे किए। आपके पापा पे करते होंगे, पेरेंट्स पे करते होंगे प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स के नाम से जाना जाता है। क्यों होता है ये, मानो मैं तुम्हारे कभी पूछा है पेरेंट्स से, पापा किस चीज के पैसे दे रहे हो ये गवर्नमेंट को? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे को रहने के लिए एक बिल्डिंग दे दूं तो उसमें रह लोगे, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो, वाटर सप्लाई ना हो, सीवरेज सिस्टम ना हो, ये कौन देता है हमारे को? या फिर सामने एक गार्डन ना हो बढ़िया सा, तो उस लोकेलिटी में रह लोगे जहां पे सिर्फ स्ट्रक्चर ही स्ट्रक्चर हो, बिल्डिंग सी बिल्डिंग हो, अंधेरे में बिना पानी की? नहीं ना। तो ये सारी की सारी फैसिलिटी कौन देता है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे लिए बाहर इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स लगवाए हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आ रही है। उन्होंने हमारे को सीवरेज सिस्टम दिया, हमारी म्युनिसिपैलिटी ने दिया है ना, सीवरेज सिस्टम दिया है ना यहाँ पे, और वाटर सिस्टम भी उन्होंने ही लगा करके दिया कि रोज टैप चालू करते हैं तो पानी आता है। तो इसके लिए हम उनको ने थैंक यू अमाउंट पे करते हैं, नोन एज म्युनिसिपल टैक्सेस। ठीक है जी। सो यू हैव गिवन मी एज ए टेनेंट, you have given me some rent and I am paying my municipal taxes which is related to that house property
from which I am earning some income, that is rent. So is it clear to all of you that it is a expense on same source? उसी सोर्स के ऊपर ये एक एक्सपेंस है, तो क्या मैं इसको यहां से डिडक्ट कर सकता हूं? हाँ सर, कर दीजिए। तो इसके बाद जो आ जाता है वो, अच्छा यहां पे ना एक बात देखने वाली है, ये म्युनिसिपल टैक्सेस आपके ना क्वेश्चन में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए होते हैं। बोलता है कि ना ओनर ने और टेनेंट ने दोनों ने मिलकर के म्युनिसिपल टैक्सेस पे कर दिए। हम इनकम किसकी निकाल रहे हैं पहले बताओ, टेनेंट की या ओनर की? तो म्युनिसिपल टैक्सेस किसके डिडक्ट होने चाहिए? ओनर के ही होने चाहिए। अच्छा, ओनर के म्युनिसिपल टैक्सेस हैं, चाहे वो पास्ट ईयर के हो, चाहे करंट ईयर के हो, चाहे वो फ्यूचर ईयर के हो। टेनेंट क्यों देगा वो वाली बात नहीं है, टेनेंट क्यों देगा वो वाली कोई बात नहीं है। बात ये है कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि टेनेंट ने और ओनर ने मिल करके दिया है, तो हम क्वेश्चन से क्वेश्चन थोड़ी पुट अप करेंगे कि आपने ऐसा क्यों लिखा। हमें तो उनका निवारण करना है, हमें तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना है। हम क्वेश्चन से क्वेश्चन थोड़ी पुट अप कर सकते हैं कि सर आपने ये क्यों दिया, परेशान करने के लिए आपको, ठीक है जी, ताकि आप क्वेश्चन को गलत करें। वहां लिखा हुआ होगा म्युनिसिपल टैक्सेस ₹15,000 पेड बाय ओनर एंड टेनेंट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो हमारे को कौन से वाले लेने? ओनर वाले लेने। अब बात आपकी कि सर टेनेंट क्यों पे करेगा म्युनिसिपल टैक्सेस, उसकी ऑब्लिगेशन ही नहीं है। उसकी ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन अगर जो हमारे ओनर साहब हैं वो ये कहें कि सर एक काम करना, आप क्या नाम है इसके म्युनिसिपल टैक्सेस पे कर देना और मैं आपका रेंट कुछ कम कर दूंगा, तो ये सिचुएशन हो सकती है। तो हमारे पास है ना बहुत से बेनिफिट्स एक्स्ट्रा भी होते हैं, जीएसटी के अंदर पढ़ेंगे हम। एक चीज होती है ट्रांजैक्शनल वैल्यू, एक होती है असेसेबल वैल्यू। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है, हालांकि इसका हाउस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन बच्ची ने पूछा तो मैं बता रहा हूँ। मान लो आप मुझसे पढ़ रहे हो, मेरी फी है मान लो 15,000 रुपीज, आप मुझे 12,000 इन कैश देते हो और आपकी गारमेंट शॉप से, आपकी गारमेंट शॉप है, वहां से 3,000 के मैं काइंड में परचेसिंग करके ले आता हूँ, उसके पैसे नहीं देते, तो बोलो मेरी फी कितनी मिली मुझे? 15,000 मिली। दैट इज नोन एज ट्रांजैक्शनल वैल्यू या फिर असेसेबल वैल्यू। तो ऐसा होता है बेटा, लेकिन कैसा भी हो हमारे को क्वेश्चन से क्वेश्चन पुट अप नहीं करना, हमारे को तो क्या लेना है सर, बस पेड बाय ओनर वाले लेने हैं। पेड बाय ओनर फॉर एनी ईयर। अब इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन आपको बोलेगा सर म्युनिसिपल टैक्सेस ओनर ने पे किए हैं पास्ट ईयर्स के, पे किए हैं करंट ईयर के, पे किए हैं फ्यूचर ईयर के, जिस भी ईयर के पे किए हो आपको लेने हैं कौन से वाले? सिर्फ ओनर वाले, और सारे के सारे म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर देंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है जी। पेड बेसिस वाले, ड्यू वाले नहीं, पेड वाले जो पे किए गए हो किसके द्वारा? ओनर के द्वारा। कौन से साल के? किसी भी साल के। इज इट क्लियर टू? ओके सर। तो हम इसको बोलते हैं इस वैल्यू को नेट एनुअल वैल्यू। एनएवी। अच्छा, अब खर्चों की लिस्ट में और आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम है आप अपने घर पे जैसे भी आप चाहें, दिवाली पे या ईद पे अपने घर को एक बारी व्हाइट वॉश जरूर करवाते हैं, रिपेयर रिन्यूअल साल के दौरान जरूर कराते हैं। अब मान लो एक मिनट के लिए सोच करके देखो, ये बच्ची मेरे पास में रहती है और इसको मैंने किराए पे मकान दिया हुआ है। अब हो सकता है कि ये मुझे ये कहती है सर आप व्हाइट वॉश करवा के दो, इसको रहने लायक तो बना करके मैं ही दूंगा ना, व्हाइट वॉश करा के दो। तो हो सकता है ये मुझसे डिमांड करे केस 1 कि सर आप तो है ना यहाँ पे सिर्फ वो सफेदी करवा दो। अच्छा जी। या फिर ये मुझसे डिमांड करे सर बढ़िया वाला प्लास्टिक पेंट करवाना, या फिर ये मुझसे डिमांड करे कि सर बढ़िया सी टेक्सचर पेंटिंग करवा के दो। और
रिपेयर रिन्यूअल के अंदर कुछ ऐसे वाटर सिस्टम या किसी की भी डिमांड करे जो एक्सपेंसिव हो, तो आपको नहीं लगता कि ये रिपेयर रिन्यूअल हर केस में, हर टेनेंट के केस में कुछ अलग अलग हो जाएंगे, यूनिफॉर्मिटी रहेगी नहीं। लेकिन अगर हमारे को इनकम कंप्यूट करनी है तो एक ऐसा डाटा होना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो सबके लिए यूनिफॉर्म। मानते हो? तो सर आप अपने टेनेंट को टेक्सचर पेंटिंग करवा के देते हो, व्हाइट वॉश करवा के देते हो, सफेदी करवा के देते हो, नहीं करवा के देते हो, या जो करवाते हो वो 30% ऑफ एनएवी से ज्यादा करवा के देते हो, आपको ये एक्सपेंसेस कहां तक रिस्ट्रिक्टेड हैं? 30% ऑफ एनएवी तक। यानी कि हम ये कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है कि हम मानते हैं कि आप ड्यूरिंग द ईयर रिपेयर रिन्यूअल व्हाइट वॉश करवाते हैं, तो ये हम मान लेंगे कि किसके इक्विवेलेंट है? 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू के इक्विवेलेंट है। तो इसके लिए हम क्या माइनस करेंगे? यहाँ पे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, और इसका ए पार्ट 30% ऑफ एनएवी, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। ऊपर आई है ना अभी? अच्छा सर, ठीक है, ये तो बढ़िया है। सर एक बात बताओ। हाँ बेटा बोलो। सर अगर हमारे क्वेश्चन में रिपेयर रिन्यूअल व्हाइट वॉश के खर्चे दिए हुए हों तो हमें वो लेने हैं? नहीं लेने, इग्नोर करना है। सर हाँ बेटा बोलो। सर अगर हमारे वो रिपेयर रिन्यूअल और व्हाइट वॉश के खर्चे कंपेयर करने पे 30% से ज्यादा हुए तो इग्नोर करो। सर 30% से कम हुए तो इग्नोर करो। सर अगर क्वेश्चन के अंदर दिए ही नहीं है रिपेयर रिन्यूअल व्हाइट वॉश, इग्नोर करो, आपको सिर्फ 30% लेना है। हाँ सर हम समझ गए, आप ये कहना चाहते हो कि नेट एनुअल वैल्यू का स्टेट 30% हमारे को डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में माइनस कर देना है, 30% स्टेट अवे, जिसका की मकसद है रिपेयर रिन्यूअल व्हाइट वॉश के खर्चे। ये बात समझ में आई आप लोगों? पक्का? तो चाहे क्वेश्चन में दिया हो ना दिया हो, इट इज टोटली इररेलेवेंट। ज्यादा दिया हो कम दिया हो कुछ नहीं, हमारे को देखना ही नहीं। सिर्फ हमारे को अपने क्वेश्चन में से एक खर्चा निकालना है, दो खर्चे निकालने। क्या खर्चे निकालने? एक तो म्युनिसिपल टैक्सेस के और दूसरा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्या होता है ये समझाता हूं, ये इसके बी पार्ट में आता है। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा आ जाओ जी समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, या फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल भी कह सकते हैं इसको। हमारे पास में एक हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन मेरे पास दिमाग है। मैं बैंक में गया, मैंने कहा बैंक भाई साहब मेरे को ना पैसे चाहिए। कहते क्या करोगे? मैंने कहा हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करूंगा। कहते अच्छा होम लोन चाहिए तुम्हारे को? मैंने कहा हाँ होम लोन चाहिए। कहते ठीक है ले लो, कितने चाहिए बोलो? मैंने कहा सर हाल फिलहाल में आप मेरे को 50 लाख दे दीजिए। कहते ठीक है सर। उन्होंने मुझे 50 लाख दिए, मैंने वहां पे हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट की और कंस्ट्रक्शन करके मैंने ये लेट आउट कर दी, अपने टेनेंट को दे दी रहने के लिए। अब बैंक का मीटर तो डाउन है ना, बैंक तो अपना इंटरेस्ट चार्ज करेगा ना। बैंक मेरे से क्या लेना देना? बैंक कहेगा कि सर मेरे को तो मेरा इंटरेस्ट पे कर दो आप। तो क्या ये एक ऐसा खर्चा है जो कि उस सोर्स से आ रहा है जिससे कि इनकम आ रही थी? हाँ सर। तो हम यहां क्या कर देंगे? उसको भी डिडक्ट कर देंगे। यानी कि दो चीजें हमें लेनी है अपने क्वेश्चन से। हम कसम खाते हैं। क्या कसम खाते हैं? सर एक तो म्युनिसिपल टैक्सेस मांगेंगे अपने क्वेश्चन से, चेक करेंगे कितने हैं, और दूसरा हम मांगेंगे अपना इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये दो खर्चे निकालेंगे अपने क्वेश्चन से, बाकी सब कुछ हम उठा करके छोड़ देंगे। बाकी सब मोह माया है। क्वेश्चन के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस दिए हुए होंगे, रिपेयर रिन्यूअल व्हाइट वॉश, ग्राउंड रेंट,
मेंटेनेंस चार्जेस, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ कहां आ जाता है? 30% ऑफ एनएवी के अंदर आ जाता है। दिया हो या ना दिया हो, ज्यादा दिया हो या कम दिया हो, 30% ऑफ एनएवी से आपको इग्नोर करना है। निकालने कौन से खर्चे हैं? सिर्फ और सिर्फ म्युनिसिपल टैक्सेस और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन फॉरवर्ड कैपिटल। ठीक है जी। और म्युनिसिपल टैक्सेस भी कौन से वाले? ओनर वाले। कौन से साल के? किसी भी साल। हो गया क्वेश्चन। सर ये हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई। सर इतना आसान? बताओ, ये इंस्टीट्यूट वाले तुम्हारे बारे में ये राय कायम करके बैठे हैं कि इतना आसान सा क्वेश्चन भी तुम इनसे नहीं कर पाओगे, करके दे नहीं पाओगे। ये हमारा फॉर्मेट है और मैं इस फॉर्मेट के बाहर, इन 4 लाइनों के बाहर नहीं जाऊंगा, पक्का। ठीक है जी। अब फटाफट से इसको नोट कर दें। देखो एक बात बताऊं, तुम लिख रहे हो, यहां पे लिखा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 और वहां पे डिडक्शंस थी कौन सी? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तुम घर से निकलते हो, मम्मी तुम्हें कहती है बेटा खाना खा ले, पावर मिलेगी। बाहर जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी खा लेते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, है ना? हाँ सर, वो तो आपकी सेहत से पता लगा। देखो ध्यान से सुनो, तो हमारे पास है ना मेन डिडक्शंस 5 हेड की। इधर सुनो ना, बड़ी जल्दी है लिखने की, कहीं जाना है? मैं जब छुट्टी दूंगा तभी तो जाओगे, मेरी बात तो सुनो। मेन डिडक्शन जो है ना 80C से 80U तक, वो कहां मिलती है, किसको मिलती है? 5 हेड्स की ग्रॉस टोटल इनकम को। ठीक है जी। और हर हेड की अपनी डिडक्शन भी हो सकती है, जो कि स्पेसिफिकली किसको मिलेगी? उसी हेड की इनकम को मिलेगी। तो अगर मैं बोलूं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 किसके लिए है? कैपिटल गेन के लिए, सैलरी के लिए? नहीं सर, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के लिए। जबकि 80C से 80U, 80 वाली जो डिडक्शंस हैं वो किसके लिए है? वो सबके लिए है सर, जनरल डिडक्शन। ये स्पेशल है, किसके लिए? सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के लिए। ऐसे ही जब इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ाऊंगा ना, तो सेक्शन 16 की डिडक्शन आएगी उसके अंदर। बात समझ में आई? अब देखो, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना सर सेक्शन अपने आप लर्न होंगे। ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट के अंदर हम 50 बार या 500 बार क्वेश्चन को करते हुए ये फॉर्मेट बनाएंगे। अब क्या ये पॉसिबल है कि किसी को सेक्शन 24 याद ना रहे? जो बच्चा बार बार हर क्वेश्चन में सेक्शन 24 मेंशन कर रहा है, उसको सेक्शन 24 याद ना रहे, ऐसा हो सकता है क्या? तो सेक्शंस अपने आप लर्न होते जाएंगे जैसे जैसे हमारे पास में प्रोविजंस आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हम उन सेक्शंस को इतनी बार उन प्रोविजन के साथ में लिखेंगे कि वो अपने आप लर्न हो जाएंगे, हमें कुछ अलग से करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। अब बना लीजिए आप फॉर्मेट, और कुछ पूछना है तो पूछिए। एक बात बोलूं बेटा, किसी भी सब्जेक्ट को ना जल्दी करने की कोशिश मत करना। जब हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ में बदतमीजी करते हैं ना, जल्दी कोर्स खत्म करने की होती है या फिर जल्दी जल्दी करने की होती है, तो चीजें छूट जाती हैं। डेप्थ में पढ़ना है हमें, ये समझ के पढ़ना है, चाहे वो अकाउंट्स हो, कॉस्ट हो, टैक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ये सोच के पढ़ना है कि हम इससे इनकम अर्न करने वाले हैं, हम इससे डिग्री नहीं ले रहे सिर्फ। क्योंकि अगर आपके हाथ में डिग्री आ भी गई ना और एजुकेशन नहीं हुई, तब भी कोई फायदा नहीं होगा। मान लो कल को चार्टर्ड अकाउंटेंट बन भी जाते
और अपने सबऑर्डिनेट से, अपने जूनियर से टैक्स के सेक्शंस पूछ रहे हो, कितना बुरा लगेगा। तो प्रोविजंस को इस तरीके से सीखना है कि हम ऑडिट पर्पस के लिए सीख रहे हैं, डिग्री कंप्लीशन के लिए नहीं सीख रहे। और यही चैप्टर हमारे पास में जिंदगी भर चलते रहेंगे, ये 5 हेड्स। और हम ऑडिट करेंगे किन लोगों का, बिजनेस एंड प्रोफेशंस, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स का। ठीक है जी। तो वो चैप्टर्स हमें अच्छे से पढ़ने, समझने, ध्यान से। अच्छे टेक्निकल नॉलेज है ये हो गया। अच्छा हाँ बेटा, हाँ बेटा, जी बेटा, लेकिन अगर जो टेनेंट और ओनर थे क्या वो अगर मिलके किया, जी बेटा, तो वो जो अपने मतलब जो भी करेगा उससे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे, तो वो लोग क्वेश्चन नहीं आएगा कि अगर हम नॉर्मल वे में अगर बात करें क्वेश्चन आंसर में, तो ये नहीं होगा कि कम क्यों टैक्स पे किया है, म्युनिसिपल टैक्स कम क्यों? किसने? ओनर ने। ओनर ने, क्योंकि वो दोनों तो मिलके कर रहे हैं ना। हाँ मिलके किया है, मिलके किया है, वो बात ठीक है। लेकिन ना ओनर ने कम टैक्स नहीं पे किया। टैक्स पता है ओनर के ऊपर नहीं होता, टैक्स प्रॉपर्टी के ऊपर होता है। मान लो मैं ओनर हूं, तुम टेनेंट हो, और हमारी ये प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का टैक्स बनता था 5,000 रुपीज, हम दोनों ने मिलकर के पे कर दिया 2500। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें ये नहीं कहेगी कि ये ओनर ने पे किया, ये मैंने पे किया, ये टेनेंट ने पे किया। उनको तो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स चाहिए, कोई भी पे कर दे। कोई बाहर का थर्ड पर्सन भी आके हमारे बिहाफ पे पे कर देगा ना, तो प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के नाम पे प्रॉपर्टी टैक्स पे हो गया, पैसा किसी के पास से भी गया। लेकिन when it comes to the calculation of income, then my expenses, municipal taxes paid by me, that is paid by owner. So it's a question of income. ठीक है जी, कैलकुलेटिंग इनकम। अगर जनरल वे में हम देखें तो टैक्स कोई भी पे कर दे, बाहर वाला थर्ड पर्सन पे कर दे, वो तो पागल है ना, सामने वाला आकर के हमारे नाम पे कर रहा था। आप अपनी पूरी लोकेलिटी का टैक्स पे कर दो, कोई आपको मना करेगा? जाओ जी जाओ, बिल्कुल कर दो। आपका पड़ोसी आपको कहेगा सर मेरा भी म्युनिसिपल टैक्सेस पे कर देना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ जी बोलो, किसी और को कुछ पूछना है? अच्छा आ जाओ, आगे चलते। अब ना मैं ये कहता हूं कि हाउ टू कंप्यूट जीएवी। अब ना चीजों को ना थोड़ा बड़ा बड़ा करते जाए। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये हमारा वर्किंग नोट है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज हायर ऑफ एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट। whichever is higher. is gross annual value. ठीक है सर? सर ये क्या लिख दिया आपने, जरा समझते हैं इस चीज को। एक्चुअल रेंट क्वेश्चन में गिवन होगा, है ना, कि मिस्टर एक्स लेट आउट हिज हाउस प्रॉपर्टी ऑन मंथली रेंट ऑफ रुपीज सो एंड सो, so we can calculate the rent related to house property for yearly basis. That is, for an example, if we are taking that 20,000 per month is the rent, then actual rent would be 2,40,000 rupees. 20,000 into 12. Isn't it? Isn't it? Yes, of course. तो सर एक्चुअल रेंट तो क्वेश्चन में गिवन होगा। सर व्हाट इज एक्सपेक्टेड रेंट? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट whichever is higher is our GAV. Okay. So अगर जहां तक हमारी बात अभी समझ में आती है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल whichever is higher. Sir, expectations are always high than reality. होता ही, हम मारुति
सुजुकी में घूम रहे हैं, BMW अफोर्ड करना चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन है। मेरा एक रेंटल हाउस प्रॉपर्टी है जिसका कि रेंट आ रहा है 20,000, मेरी एक्सपेक्टेशन होगी यार 200 करोड़ आ जाते तो ज्यादा बढ़िया होता। इस प्रॉपर्टी से एक्सपेक्टेशन कभी कम होती है। और अगर मैं एक्सपेक्टेशन की बात करूं कि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल विच एवर इज हायर इज GAV, तो अगर मैं सबसे ऊपर लिख दूं 200 करोड़ और फिर थोड़े से 500 रुपए के म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस कर दूं, 30% नीचे जाते जाते इंटरेस्ट ऑन लोन कोई हो या ना हो, होगा या नहीं होगा, ये जरूरी थोड़ी है कि भाई लोन लिया ही हुआ हो हमने, एक्सपेंस हुई हो। तो सर एक्सपेक्टेड के बेस पे तो हमारा बहुत सारा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा जो हमने कमाया भी नहीं। बात समझ में आई? कॉम्प्लिकेशन क्या हुआ? हमने बोल तो दिया एक्सपेक्टेड और एक्चुअल विच एवर इज हायर, लेकिन एक्सपेक्टेशंस आर ऑलवेज हायर देन रियलिटी दैट इज एक्चुअल, राइट? तो हम तो लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। हमने इतना कमाया नहीं जितने के ऊपर मेरे को टैक्स देना पड़ जाएगा। तो सर ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। एक्सपेक्टेड रेंट को भी फर्दर हमारे को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि एक्सपेक्टेड रेंट है क्या। सो नेक्स्ट हेडिंग अपने पास में हम डालेंगे हाउ टू कंप्यूट एक्सपेक्टेड। ठीक है, ओके, आ जाओ जी। सो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड रेंट है ना, वो 3 चीजों के ऊपर डिफाइन किया जाता है। नंबर 1 म्युनिसिपल वैल्यूएशन, अब ये क्या होते हैं ये भी बताता हूं। दूसरा फेयर रेंटल वैल्यू, और तीसरा स्टैंडर्ड रेंट। सर ये क्या होता है सर? पहले समझ लेते हैं ये होता क्या है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कहीं जाना हो, तुम्हें पता करना हो, कहीं रास्ता नहीं है हमें पता, तो हम ना ऑप्शन लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, गूगल आंटी से पूछ लेते हैं वहां जाने का है बता, लेकिन गूगल आंटी कभी कभी घुमा देती है। तो हम किसको, कोई फ्रेंड वहां रहता होता है ना, उसको कॉल करके पूछते हैं अरे यार मेरे यहाँ से तेरे यहाँ का रास्ता क्या होगा। फिर फ्रेंड भी हमारे ऐसा लल्लू ही होता है। तो हम एक बढ़िया से एक मैच्योर पर्सन से बात करते हैं। तो पहली बात तो ये आ गई दिमाग में कि हम किसी एक के ऊपर भरोसा नहीं करते। और अगर हमें अपनी एक्सपेक्टेशन पता करनी हो कि हम अपने टेनेंट से कितना रेंट चार्ज करें, और जिस एक्सपेक्टेड रेंट के ऊपर इनकम हमारी निर्भर है, तो क्या हम किसी एक पर्सन के ऊपर भरोसा कर सकते हैं? आंसर इज नो, नहीं, बिल्कुल नहीं सर। एक्सपेक्टेड रेंट हमें पता करना है कि कितना एक्सपेक्ट करें। बेटा थोड़ा सा इधर हो जाओ। हाँ, एक्सपेक्टेड रेंट के लिए सबसे पहले मैं भागता भागता गया म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस। अपनी जो लोकेलिटी है ना मेरी, उसमें म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस होगा। मैं वहां पे भागता भागता गया। मैंने कहा हाँ सर सुनो, सबसे पहला आसरा मुझे किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मेरी लोकल अथॉरिटी का, मेरी म्यूनिसिपैलिटी का। मैंने कहा सर बताओ मेरी हाउस प्रॉपर्टी कहां पे है? फलाने एरिया में है, आप ही के एरिया में है। वो जो आपने फ्लैट्स बनाए हैं ना, वहां पे मैं रहता हूं 100 एंड 100 नंबर के अंदर, और उसको मैं लेट आउट करना चाहता हूं क्योंकि मैंने एक नई हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली है। तो बताओ मैं कितना रेंट एक्सपेक्ट करूं? वो हमें बता देंगे सर्कल रेट के हिसाब से। ये अलग अलग होते हैं सर्कल रेट, जैसे यहाँ का कुछ और होगा, सीपी का कुछ और होगा, ठीक है जी। तो अलग अलग सर्कल रेट होते हैं। तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं सर्कल रेट के हिसाब से उन्होंने देख करके बता दिया आप अपने टेनेंट से 10,000 रुपए महीना चार्ज कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज व्हाट? म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज द एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सो डिफाइंड बाय म्यूनिसिपैलिटी। ओके, अब ना फिर भी ना हमारे मन को तसल्ली नहीं मिली। हम ना हमारे पड़ोसी के पास में गए। पड़ोसी का मतलब क्या, पहले ये समझो। पड़ोसी का मतलब सेम लोकेलिटी में, सेम एरिया के हाउस प्रॉपर्टी का ओनर। सर ये क्या बोल दिया आपने? भाई मेरा जो हाउस प्रॉपर्टी है
वो 100 गज का है और मेरा पड़ोसी का हाउस प्रॉपर्टी 25 गज का है, तो क्या हम सिमिलर है? नहीं ना। तो पड़ोसी का मतलब क्या है? सेम एरिया के अंदर, सेम लोकेलिटी के अंदर सेम एरिया का हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। सोच करके देखो, मेरे को अपना 400 गज का मकान लेट आउट करना है, तो मैं 400 गज वाले से ही तो बात करूंगा, क्योंकि रेंट तो सिमिलर ही होना चाहिए। तो मैंने उसकी डोरबेल बजाई, मैंने कहा भाई साहब, आपका और मेरा जो हाउस प्रॉपर्टी है ना सिमिलर है और सेम एरिया के अंदर है और सेम लोकेलिटी के अंदर है, आप कितना रेंट एक्सपेक्ट करते हैं? उसने मुझे बता दिया। तो दैट इज फेयर रेंटल वैल्यू, FRV। ठीक है जी। सो फेयर रेंटल वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सो डिफाइंड बाय पर्सन इन नेबरहुड, या फिर प्रॉपर्टी इन नेबरहुड। अच्छा सर, द थर्ड वन इज स्टैंडर्ड रेंट। इट मे बी एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल। स्टैंडर्ड रेंट क्या है? रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर आने वाला एक रेंट है जिससे ज्यादा आप रेंट नहीं ले सकते। स्टैंडर्ड रेंट क्या है जी? हमारे पास में रेंट कंट्रोल एक्ट है 1947, उसके अंडर आता है स्टैंडर्ड रेंट। आप इससे ज्यादा रेंट नहीं चार्ज कर सकते, ये उसमें लिखा हुआ है। ये सब एरिया के अंदर नहीं एप्लीकेबल होता। जैसे अपन जनकपुरी में खड़े हैं ना, यहां पे रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं है। कहां पे है? ओल्ड दिल्ली में। ठीक है जी। चांदनी चौक हो गया, दरियागंज हो गया, वहां पे। तो क्या स्टैंडर्ड रेंट, अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रहा हूं, यहां वाली प्रॉपर्टी को, तो क्या स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। तो स्टैंडर्ड रेंट इज द रेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सो डिफाइंड बाय whom? सो डिफाइंड बाय रेंट कंट्रोल एक्ट। और उसके अंदर क्या है कि हम जो स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में दिया होगा उससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। नाउ हाउ दीज थ्री वर्क्स? तो हम कहते हैं म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज हायर, एंड स्टैंडर्ड रेंट और उस हायर वैल्यू में से विच एवर इज लोअर इज एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है सर, बुक में पता है क्या लिखा हुआ है? देखो सुनो ध्यान से। म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट का मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंटल वैल्यू। ऑफ कोर्स अभी इसका क्वेश्चन एक प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आएगी। म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर, और फिर उस हायर और स्टैंडर्ड रेंट में से क्या? लोअर। बात समझ में आ गई? तो ये क्या आ जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। फिर ऊपर क्या लिखा हुआ? एक्सपेक्टेड और एक्चुअल विच एवर इज हायर इज माय GAV। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है जी। तो पहले एक्सपेक्टेड रेंट निकालने का है, फिर एक्सपेक्टेड रेंट को किससे कंपेयर करने का है? एक्चुअल रेंट से, विच एवर इज हायर इज GAV। सो सर हम क्या कह सकते हैं? म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, हायर लोअर हायर। लेकिन सीक्वेंस यही होना चाहिए, वरना काम खराब हो जाएगा। आओ इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये बना लो फटाफट से, फिर प्रैक्टिस करते हैं। सर आप तो बड़े गंदे हो, आपने कहा था वो 5 लाइनों से ऊपर लिखोगे नहीं, अब आपने एक लाइन को इतना एलेबोरेट कर दिया, हर लाइन को इतना एलेबोरेट कर दोगे? हर लाइन के लिए एक वर्किंग नोट होंगे? नहीं, लेकिन कुछ चीजों के लिए हो सकती है। भावना थोड़ी है, हमें तो सीखना। ये सोचो कि हमें हमारी जो एजुकेशन लेवल था वो एनहांस हुआ, आज हमें चीजें पता लगी। अब पापा नेक्स्ट टाइम हमें कहेंगे ना कि मैंने रेंट पे हाउस प्रॉपर्टी देनी है, तो हम उनको खुद कैलकुलेट करके बता पाएंगे सब कुछ। ठीक है ना? अच्छा आ जाओ। तो मैं एक बात कहता हूं, यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं और तुम लोग मेरे को बताना, ठीक है? मैं यहां पे लिख देता हूं नंबर 1, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, therefore
expected rent, and then actual rent, and thereafter gross annual value. ठीक है ना? ठीक लिखा है मैंने. तो केस 1, मान लो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन थी मेरी 5 lakhs, फेयर रेंटल वैल्यू था 7 lakhs, स्टैंडर्ड रेंट था मेरे पास में मान लो 6,50,000. बताओ जी एक्सपेक्टेड रेंट बताओ. इन दोनों का हायर 5 लाख और 7 लाख कौन बड़ा है? 7 लाख. जवाब चाहिए मेरे को, आवाज आनी चाहिए. सर हम तो नए हैं, चीजें समझ में आ रही है ना? बस, तो कोई नया नहीं होता. ठीक है, 5 लाख और 7 लाख, 7 लाख, 7 लाख और 6,50,000, विच एवर इज लोअर, 6,50,000. ओके सर. नाउ इफ आई एम प्रोवाइडिंग यू, ये गिवन है कि एक्चुअल रेंट कितना 8 लाख, तो मेरी जीएवी कितनी होगी? 8 लाख. सर आप एक बात बताओ. हाँ बेटा बोलो. सर अभी तो आपने कहा कि स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा रेंट हो ही नहीं सकता एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट. हमने ये बोला था ना, इससे ज्यादा तो आप ले ही नहीं सकते, रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर आता है. तो आपने 8 लाख कैसे ले लिया? आपने 8 लाख कैसे ले लिया? ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं वही बोलूंगा. नंबर 1 बात, हम क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं करते, नंबर 1. नंबर 2, इसका सॉल्यूशन सुन लो, इसका कारण सुन लो. सोचो मैं दरियागंज में रहता हूं, ये बच्ची मेरे पास में आती है, कहती है सर मेरे को हाउस प्रॉपर्टी चाहिए किराए पे. तो मैंने कहा जी ठीक है, तो मेरा स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल है 6,50,000. अब मुझे पता है कि 6,50,000 इज माय स्टैंडर्ड रेंट, जिससे ज्यादा मैं इससे चार्ज नहीं कर सकता. लेकिन मेरा सर्कल रेट मतलब कितना चल रहा है? 7 लाख. तो मेरा 50,000 का लॉस हो रहा है. तो ना मैं ना सामने से इसको मना नहीं करता. मैंने कहा मैडम हम आपको हाउस प्रॉपर्टी अगर होती ना हमारी वेकेंट, तो हम आपको ही दे देते और आपको 6,50,000 चार्ज कर लेते. लेकिन हमारी हाउस प्रॉपर्टी खाली ही नहीं है, तो ये चली जाती है. फिर कोई दूसरा पर्सन आता है, कहता है सर 6,50,000 में मेरे को हाउस प्रॉपर्टी किराए पे दोगे? मैंने कहा खाली नहीं है, और कह करके दरवाजा बंद करने लगा था. इतने में कहता सुनो 8 लाख में दोगे? मैंने कहा आ जाओ अंदर आ जाओ जल्दी से. बताओ सामान का है तुम्हारा. जिस ऑटो वाले ने जाना नहीं होता ना, कभी वो मना नहीं करता, रेट ज्यादा बताता है. तो ये ठीक था कि सर 6,50,000 से ज्यादा मैं चार्ज नहीं कर सकता. लेकिन अगर देने वाला देने को तैयार है, लेने वाला लेने को तैयार है, और किसी तरीके की कोई कंप्लेंट फाइल नहीं हो रही, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है फिर भाई साहब मैं क्यों अपना रेवेन्यू छोड़ूं, क्योंकि 6,50,000 रुपए पे टैक्स कम बनेगा और 8 लाख पे टैक्स ज्यादा बनेगा. सोचो तुमने लिए तो है 8 लाख रुपए और तुम दिखा रहे हो 6,50,000 रुपए, तो टैक्स जाएगा कितने के हिसाब से? 6,50,000 के हिसाब से. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है अच्छा तुम ज्यादा सियाने हो, ऐसे क्यों हो? ऐसे नहीं होगा. तो उसने क्या बोला कि सर स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल है, लेकिन अगर आपने एक्चुअली उससे ज्यादा ले लिया है, अगर आपको देने वाले ने दे दिया और लेने वाले ने ले लिया, तो मेरे लिए जीएवी कितनी होगी? 8 लाख ही होगी, विच एवर इज हायर. तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर. और स्टैंडर्ड रेंट जो है ना, वो एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करने के लिए सामने आता है. जीएवी एक्सपेक्टेड और एक्चुअल विच एवर इज हायर ही होती है. क्या आपको मेरा कंसेप्ट समझ में आया कि हम क्या कह रहे हैं? कि अगर सामने वाले ने दिया है स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा और लेने वाले ने लिया है स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा और कोई कंप्लेंट भी नहीं है. क्या मैंने जब सबसे पहले ये आई थी मेरे पास में, तो मैंने इनका कोई एक्सप्लॉयटेशन किया? मैंने इनको आराम से ही कहा ना, मैंने कहा जी मैं नहीं दे सकता. मैंने जबरदस्ती इनको ये तो नहीं कहा ना आओ मेरी प्रॉपर्टी में और लूंगा 8 लाख ही, ऐसे तो नहीं कहा मैंने. मैंने कहा जी मेरे पास किराए पे देने के लिए कमरा नहीं है.
आप जाइए कहीं और पूछिए, और ऐसा होता है। अच्छा जी, रियल लाइफ में आ जाओ जी। पता है कोई भी अपनी है ना हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स ही नहीं पे करता, अपनी इनकम शो ही नहीं करते लोग हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है ना, क्योंकि वेरिफिकेशन भी करानी होती है और बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो लोग हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के ऊपर टैक्स ही पे नहीं करते, वहाँ पे नहीं लिख देते, कहते हैं हमने कोई इनकम ही अर्न नहीं की। लेकिन अगर उस चीज़ का खुलासा हो जाए बाद में तो पेनल्टी लग जाएगी बहुत ज़्यादा। अच्छा खैर चलिए, अब मेरे को ज़रा जवाब देना, 5 लाख, 6 lakhs एंड स्टैंडर्ड रेंट नॉट एप्लीकेबल, यानी कि हाँ अगर हमने मतलब रेंट पे नहीं दिया है हाँ हाउस प्रॉपर्टी को, हाँ। लेकिन हम खुद ही रह रहे हैं, तो हाँ, भी हम- सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, वो केस नंबर 3 है, उसको भी करेंगे बेटा। मतलब इसका केस नंबर 3 नहीं, अभी हमारा केस 1 चल रहा है कि व्हेन हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर फुल ईयर, ठीक है जी, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी होती है। जैसे हम सब अपने अपने घरों में खुद रहते हैं, तो वहां पे तो हाउस प्रॉपर्टी हमने रेंट पे दी ही नहीं है, लेकिन इनको तो फिर आती आती नहीं है, जब इनकम ही नहीं आती। अब कभी तुम सोचती हो ऐसा, जिस प्रॉपर्टी में तुम रह रही हो उसके बारे में सोचती हो कि वहां से कोई इनकम आएगी? किसी दिन कोई आएगा, सुबह 7 बजे दरवाजा खोलोगी, तुम कहोगे, अब वो कहेगा लो मैडम 7 लाख रुपए ले लो, ऐसा एक्सपेक्ट करती हो? नहीं, क्योंकि अपने मकान में खुद घुस के रह रही हो। क्या कभी ऐसा हुआ है? जब एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही तो सर हो भी नहीं सकता। लेकिन उसकी भी एक एक्सेप्शन है कि अगर आपकी 2 से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है ना, तो तीसरी हाउस प्रॉपर्टी को हम लेट आउट मान लेंगे, डीम्ड टू बी लेट आउट। पढ़ेंगे इस चैप्टर में, आगे पढ़ेंगे। ये तो आपने पूछा उत्सुकतावश और मैंने उत्सुकतावश बता दिया। तो वापस आते हैं अपने केस पे, ठीक है जी। हम क्या कहते हैं जी, हमारा केस 2, और आप लोगों को जवाब देना है 5 लाख या 6 लाख, विच एवर इज हायर, और स्टैंडर्ड रेंट और नॉट एप्लीकेबल। बोलो सर एक्सपेक्टेड रेंट कितना हुआ? 6 लाख। नहीं हो गई नहीं ना। अरे यही बच्ची का मेरे को तलाश था, ये कह रही है NA, यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। बेटा इसका मतलब ये है, आप नॉट एप्लीकेबल को निल मानते हैं। नॉट एप्लीकेबल इज समथिंग एल्स देन निल। स्टैंडर्ड रेंट नॉट एप्लीकेबल है, यानी कि रेस में नहीं दौड़ रहा। दैट डजंट मीन इन दोनों के बीच में रेस नहीं हो रही है। तो जो नॉट एप्लीकेबल वाला है, अगर वो चीज बाहर हो चुकी है तो एक्सपेक्टेड रेंट निल मत लिख देना, नॉट एप्लीकेबल मत लिख देना। तो हम क्या कहते हैं, म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंटल, विच एवर इज हायर इज GA, क्या नाम है, एक्सपेक्टेड रेंट। इन दिस केस if standard rent is not applicable, and most of the time is standard rent is not applicable in the question। क्यों? क्योंकि सर हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता स्टैंडर्ड रेंट। अच्छा जी, तो हम क्या कहते हैं, एक्चुअल रेंट कितना है? मान लो हमारे पास में दिया हुआ है 4,50,000, तो बोलिए सर GAV कितना हो जाएगा? 6 लाख। और सर हमने तो कमाया भी नहीं है 4,50,000, हमने तो क्या नाम है कमाया भी नहीं है 6 लाख, आप फिर भी हमसे 6 लाख के ऊपर टैक्स ले रहे हैं। कमा सकते तो थे ना, क्यों नहीं कमाया? बात समझ में आई? अच्छा, ये कहती है गवर्नमेंट। केस नंबर 3, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख। बोलो एक्सपेक्टेड रेंट 8 लाख। बच्चों ये 10 लाख पिक्चर में कभी नहीं आएगा। एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करते हुए स्टैंडर्ड रेंट अगर हायर है म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंटल वैल्यू से, तो वो कभी भी पिक्चर में नहीं आएगा। पिक्चर में कब आएगा? जब उनके बीच में है या उनसे कम। ठीक है जी, क्योंकि क्या लिखा हुआ है हमारे रूल के अंदर, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। सब्जेक्ट का मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये ज्यादा है तो ये, इसको हम देखेंगे ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे जी, 8 लाख। अच्छा, एक्चुअल रेंट अगर आया है हमारा 12 लाख, तो बोलो कितना आ जाएगा GAV? 12 लाख। फटाफट से नोट कर लो ये तीनों में से। स्टैंडर्ड रेंट कौन सा है? रेंट कंट्रोल एक्ट, रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर आता है स्टैंडर्ड रेंट। लिखवा दो इन चीजों को। नहीं, मैंने बस
नोट कर लो जल्दी जल्दी। नहीं फाउंडेशन ऐसे नहीं खुश होकर पढ़ना है। जब हम खुश होकर पढ़ते हैं तो ज़्यादा करेंगे, चीज़ें ज़्यादा लिखेंगे, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, आपको बात दुनिया ही नहीं। हो गया बेटा, नोट कर लिया? चलिए आइए एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, चीजें पक्की हो जाएंगी। लिखिएगा मेरे साथ। मिस्टर एक्स let out his house property on monthly rent of rupees 50,000. Municipal valuation, fair rental value, and standard rent was rupees 5 lakh, 5,50,000 and 4,50,000 respectively. ठीक है, अच्छा जी। ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग वर एक्सपेंडिचर्स। कितना? नंबर 1 म्यूनिसिपल टैक्सेस, ये कितने थे? 20% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। ठीक है जी। और इसकी एक सब हेडिंग और लिख देता हूं, पेड बाय मिस्टर एक्स एंड टेनेंट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है ना? लेकिन हम फंसेंगे नहीं सर, हमने तो अभी ताजा ताजा सीखा है। आपने जो ये चाल चली है ना, हम इसमें फंसेंगे नहीं। हमें तो मालूम है कि म्युनिसिपल टैक्सेस लेने हैं मिस्टर एक्स वाले ही, है ना? अच्छा, दूसरा रिपेयर्स
एंड वाइट वॉश, तीसरा ग्राउंड रेंट, एंड मेंटेनेंस चार्जेस, सर लिख लो, आपको जो लिखना है लिख लो। हमें तो मालूम है कि ना ही हमारे को दूसरे नंबर के और ना ही तीसरे नंबर के कोई एक्सपेंसेस लेने ही नहीं है। ये तो आप खामखा में क्वेश्चन को बढ़ा रहे हो, है ना? क्यों जी, या मैं अपने आप में ही बड़बड़ा रहा हूं? अच्छा जी, अब इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कार हाउस प्रॉपर्टी 2000 पर मंथ, 1500 पर मंथ। मजे के लिए, कंफ्यूज करने के लिए? हमें तो मालूम है कि कार के एक्सपेंसेस हाउस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थोड़ी ना एडजस्ट होंगे। कार के ऊपर लोन लिया, उस पर कोई इंटरेस्ट पे किया थोड़ी ना आएगा। हमने फॉर्मेट में क्या लिखा, अपनी कॉपी में चेक करो, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है सर, आपने जो करना था आपने कर लिया, हमें तो आंसर आता है। लिख लिया क्वेश्चन पूरा? चलो अब तरीके से आंसर लिखेंगे। कंप्यूटेशन of income from house property of Mr. X for assessment year so and so, अगर दिया होता तो। ठीक है ना? अच्छा सर, तो सबसे पहले हमारे को क्या चाहिए सर? जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऐसी हवा में थोड़ी आ जाएगी सर। वर्किंग नोट हमें हर एक चीज के बनाने पड़ेंगे। तो हम बनाएंगे यहाँ पे हैशटैग वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन। चाहे आपको कॉपी में देख करके, क्वेश्चन में देख करके पता लग जाए, बावजूद उसके एविडेंस देना है कि ये आंसर हमारा आगे वाले की कॉपी में से नहीं आया, हमने इसके लिए वर्किंग नोट बनाए। एविडेंस की आदत डाल लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हो कल को तुम। ठीक है ना? कंप्यूटेशन, तो वर्किंग नोट हमारे एविडेंस है आंसर के। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और सर हमारे रूल्स क्या कहते हैं कि सर हमारी म्युनिसिपल एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? पहले हम चेक करेंगे एक्सपेक्टेड रेंट, ए पार्ट। अब एक्सपेक्टेड रेंट हमारे पास में फर्दर 3 चीजों के ऊपर है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंटल वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट। बोलो सर म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितनी है? 5 लाख। फेयर रेंटल वैल्यू कितना है? 5,50,000। और स्टैंडर्ड रेंट कितना डाला था? 4,50,000। तो अब हम क्या कहते हैं? देयरफॉर एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? 4,50,000। ये हमारा ए पार्ट आ गया। अब बी पार्ट कितना है हमारे पास में? एक्चुअल रेंट। और वो कितना दिया हुआ है सर? 50,000 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ्स का हो गया 6 लाख रुपीस। तो हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज हायर ऑफ एक्सपेक्टेड और एक्चुअल, दैट इज ₹6 लाख। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है जी, हमारे को
हमने पूरी जस्टिफिकेशन दे दी कि हमारा जीएवी कैसे निकल करके आया है। चलो जी, अब अपने मेन क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू था और वो आ गया 6 लाख रुपीस। इसमें से माइनस किया हमने म्यूनिसिपल टैक्सेस। हाँ जी, कितने थे सर? पहले तो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन के थे वो 20%। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कितनी थी? 5 लाख। ठीक है ना? तो 5 लाख का पहले अपन क्या निकालेंगे? 20%। ठीक है सर। और फिर उसको टेनेंट और ओनर ने मिलकर के पे किया है, तो हमें तो ओनर वाला लेना है। 3/5 कितना आ गया? जल्दी बता दो। 60,000 रुपीज। सो मेरी नेट एनुअल वैल्यू कितनी आ गई? सर मेरी नेट एनुअल वैल्यू आ गई 5,40,000 रुपीज। और अब क्वेश्चन के अंदर आगे बढ़ते हुए मुझे क्या करना है? माइनस करना है। डिडक्शंस, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। और इसमें ए पार्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड रेंट नहीं बोला मैंने, स्टैंडर्ड, ओ सॉरी रेंट लिख दिया, देखो मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसका नाम है 30% वाले का नाम है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है। और ये कितना है सर? 30% ऑफ एनएवी। और ये रिपेयर, रिन्यूअल, व्हाइट वॉश, ग्राउंड रेंट, मेंटेनेंस रेंट सबको कवर कर देगी। 5,40,000 का 30% कितना होता है बच्चों? 1,62,000। देखो एक बात बताओ, कैलकुलेशन करने के नाम पे मैं कामचोर हूं और मैं तुमसे विश्वास पे पूछता हूं कि भाई कैलकुलेशन बताओ, तो सही सही बताना, गलत मत बता देना, वरना मुझसे भी डांट खाओगे। और वो जो बच्चा ऑनलाइन में देख रहा है वो भी, उसकी भी कॉपी खराब होगी, वो भी गाली देगा तुम्हें मन ही मन। तो कैलकुलेशन सही करना। अच्छा जी, अब तीसरा क्या था? इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कार या हाउस प्रॉपर्टी या दोनों? सर सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी। आप क्या हमें बेवकूफ समझते हो? तो कितना था वो? 1,500 पर मंथ। तो 1,500 इंटू 12, यानी कि हम एज्यूम कर रहे हैं 12 महीने का ही लोन है, कुछ नहीं दिया हुआ। तो कितना हो गया ये? 1,80,000 नहीं हो सकता, 18,000 है। देखो अभी मैंने कहा कि कैलकुलेशन सही करो और वो मैडम ने गलत कर दिया। कहते हम तो आपकी कभी मानेंगे ही नहीं। 18,000 को 1,80,000 कर दिया। तो ये हमारी क्या आ गई थी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो सिंपल। अब एक बात बताओ, चीजें समझ में आई? कितनी आई है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम? 1,60,000, 3,60,000, 3,60,000। बड़ा ही आसान है सर। ये हमारा पूरा आंसर है। अब बताओ चीजें समझ में आई? अब देखो एक बात बताता हूं तुम्हारे को। आज तुम घर जाकर के ना इसको बंद करके रख देना। आज एक ना प्रैक्टिकल दिखाता हूं तुम्हारे को। आज तुम घर जाकर के इसको बंद करके रख देना और जब नेक्स्ट क्लास में आओ ना तो ये रजिस्टर उठा करके बस ले आना, कुछ मत देखना इसका। और फिर नेक्स्ट क्लास में तुम्हें दिखाऊंगा, तुम्हारे लिए ना एकदम नया सवेरा हो जाएगा। लेकिन उस दिन हम एक कसम खाएंगे, उस दिन हम एक कसम खाएंगे कि सर आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर चाहते हो ये करना कि सर ने जो भी फॉर्मेट, अभी समझ में आया है ना? सब समझ में आया, एक एक पॉइंट समझ में आया। अब बस एक चीज है कि हम अपने दिमाग के ऊपर भरोसा करें। अरे नहीं, सर ने तो बहुत बढ़िया सा पढ़ाया है, हमें सब समझ में आया है और ये तो मैं भूल ही नहीं सकता। एक टेस्ट ले लो, अभी डेमो लेक्चर्स चल रहे हैं ना तुम्हारे, एक टेस्ट ड्राइव ले लो। मैं तो खुद कह रहा हूं, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है और गलतियां करके ही सीखता है। अगर एक टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हो ले लो, लेकिन उसके बाद पूरे साल तक, पूरे अगले 4.5 महीने तक कसम खा लेंगे हम अगली क्लास में कि सर जो सर कराएंगे उसको घर पे जाके करेंगे, जो सर करवाएंगे उसका होमवर्क जो देंगे वो जरूर करेंगे।
तो सर जब हमें पता है कि अपने अगली क्लास में गड्ढे में गिरना है तो हम क्यों गड्ढे में गिरे हैं सर? लेकिन ह्यूमन टेंडेंसी है ना, पहले दांत तुड़वाते हैं फिर सबको शिक्षा देती है, नहीं नहीं आगे गड्ढा है। सो इट्स अप टू यू गाइस, डिसीजन इज योर्स। सर इंस्टीट्यूट को कोई फर्क नहीं पड़ता, इंस्टीट्यूट ICAI उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सर आपके जैसे बहुत है उसके पास। अगेन इंस्टीट्यूट को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे इंस्टीट्यूट को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारी की सारी फी प्रीपेड हो जाती है। फर्क सिर्फ एक इंसान को पड़ता है, या तो वो टीचर जो आपके साथ इमोशनली अटैच्ड है, चाहे वो ओनर ही क्यों ना हो इंस्टीट्यूट के, या फिर आप लोग, और सबसे ज्यादा फर्क आपको पड़ेगा। तो प्रोविजंस को दिमाग में रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे को रोज के रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि वो रिटेन रहे। याद नहीं करना, चीजें समझनी है। क्या मैंने आपको एक बार भी ये बोला ये म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस होते हैं बस बात खत्म? नहीं, मैंने जस्टिफिकेशन दी। अब जस्टिफिकेशन पता है, आप ना कभी भी टैक्स पढ़ते हुए या किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हुए क्या है इसके पीछे मत भागना, क्यों है इसके पीछे भागना, क्या अपने आप याद रहेगा, प्रोविजंस अपने आप लर्न हो जाते हैं। ये टेक्निक्स है, बात समझ में आ रही है मेरी? तो ये आज का तुम्हारा यही होमवर्क है। वैसे मैं कोशिश करूंगा एक दो क्वेश्चन जो है मैं मैम के थ्रू तुम लोगों को पहुंचवा दूंगा, उसको करना, चाहे गलत करना कोई दिक्कत नहीं है, गलत करना इज फार बेटर देन ना करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे और जो है हम क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे और भी, और अगले और केसेस भी करेंगे। क्या किसी को कुछ पूछना है? जो बच्चे ऑनलाइन है, किसी ने कुछ पूछना है बेटा चैट बॉक्स में पूछिए। एक बार क्वेश्चन दिखा दूं? अच्छा बेटा मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं। बच्चा कह रहा है सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो, मैं लिख नहीं पाया था शायद। ये रहा बेटा हमारा क्वेश्चन। ये रहा बेटा पूरा क्वेश्चन है ये हमारा, और कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हो। और कुछ पूछना है बेटा किसी को? उत्सव, शिल्पी, चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। बाय बाय, टेक केयर।